share on that camera. We should share on that camera. Same camera. The This camera. no, this particular piece. That's good. जी Yeah. जी जी. Hi, this is Megha Zawari and today we have Rishika, Mukul and Karan. Welcome to our channel. Hi. Just tell me about your film. Director. Oh, good. The film is called Fairy Folk. It's about it's basically just one woodland sort of एक जंगल से एक creature आता है और एक शादीशुदा कपल जो रहते हैं वहाँ पे एक सिटी बॉम्बे के अंदर वो उनकी जिंदगी में अंदर चल enters जिंदगी में आता है जिंदगी उनके घर के अंदर आ जाता है yeah, प्रस्तुत yeah that's the word. तो फिर हम देखते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक बार जब वो अंदर घुस जाता है उनके घर के अंदर, इसलिए हमें ना इस फिल्म की लाइंस इम्प्रोवाइज करनी पड़ी क्योंकि अगर करण हमारे लिए हिंदी में डायलॉग लिखता ये होने वाला था। तो यही होने वाला था. बट बेसिकली इट्स उसका जॉनरा है मैजिकल रियलिज्म, मतलब कि थोड़ा सा फैंटेसी होता है उसके अंदर और काफ़ी रियलिस्टिक है पिक्चर, क्योंकि हमने इसको इम्प्रोवाइजिंग एक टेक्निक होता है उसमें हमने किया था जहाँ पे डायलॉग सब एक्टर्स करते हैं, मैं लिखता नहीं हूँ डायलॉग. सो एक्टर्स जब जैसे हम एक्शन बोलते हैं उनका जो भी वर्ड्स आप सुनोगे पिक्चर के अंदर, जो भी डायलॉग आप सुनोगे, ये सब एक्टर्स ने बनाया. तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी रियलिस्टिक जैसा फिल्म होता है. तो आपने जानबूझ के कपल्स को ही लिया यस जानबूझ के या एग्जैक्टली. मैं चाहता मेरी था कास्टिंग मुकुल की वजह से हुई कि मुकुल की कास्टिंग मेरी वजह I से? think we know the मुकुल की answer to that कास्टिंग question. रसिका की Yes, we all know the answer to that question ड्यू टू मिर्जापुर. and I am very happy. Yeah. मतलब जैसा कि करण ने कहा कोई भी लाइन लिखी नहीं गई थी. आमतौर पे जब भी आपको स्क्रीन प्ले मिलता है तो उसमें सारे डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और बहुत ही डिटेल्ड होता है स्क्रीन प्ले. इसमें हर सीन का एक ढांचा था, 3-4 लाइनें लिखी गई थी कि सीन से करण क्या चाहता है. हाँ, तो उसी इन्फॉर्मेशन के साथ और करण ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अपने कैरेक्टर के बारे में दी थी, मुकुल को उसके कैरेक्टर के बारे में, और फिर हमने सीन्स इम्प्रोवाइज़ किए. और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि फॉर एन एक्टर दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन. ऑल्सो क्योंकि हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, हमें फिल्म लीनियरली शूट करनी पड़ी. मतलब जिस ऑर्डर में आप सीन्स को देखते हैं फिल्म में, वैसे ही हमने शूट किया. आमतौर पर फिल्म ऑर्डर में नहीं शूट की जाती, वो लोकेशन ब्रेकडाउन के हिसाब से या एक्टर्स की डेट्स के हिसाब से शूट की जाती है. तो उसमें भी एक्टर के लिए एक्टर का काम और भी आसान हो जाता है. आपने ऑर्डर में शूट किया हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना पड़ता है कि उस सीन में क्या हुआ था, क्योंकि आपने अभी शूट किया है. सो इट वाज एन एक्टर्स डिलाइट इन एवरी वे. अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी. और इससे ज़्यादा मैं कहूँगा दिस इज़ अ फिल्म, अगर आप जैसे करण ने कहा मैजिकल रियलिज्म जॉनर कहते हैं इसको, कि हर चीज़ एक्चुअली हर चीज़ नॉर्मल है. आई वुड से इट्स लाइक अ रिलेशनशिप ड्रामा एंड कॉमेडी, लेकिन हर चीज़ नॉर्मल है. एक चीज़ जो है एक चीज़ मतलब फैंटास्टिकल आ जाती है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन बाकी जो फिल्म है इट्स अ वेरी रियल स्टोरी अबाउट अ कपल, और बहुत फ़नी है और आपको हंसाता बहुत है, और एट द सेम टाइम आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे कि रिलेशनशिप्स के बारे में, मैरिज के बारे में, जेंडर आइडेंटिटी के बारे में. तो इट्स अ टचिंग फिल्म ऑल्सो, बट ह्यूमर के ज़रिए से. इसके पहले भी आप तीनों ने एक साथ काम किया है. इन दोनों ने. हाँ. हम दोनों ने हाँ, तो वो कैसा था, वो कैसे आया आपके पास, एक आपके पास वो कैरेक्टर जो भी था? पहली हाँ, फिल्म हमने एक फिल्म की थी 2011 में, क्षय. किसी कॉमन फ्रेंड ने मुझे करण से इंट्रोड्यूस कराया था और करण ने कहा मेरे पास ये फिल्म है, पैसे नहीं है, लेकिन तुम सेंट्रल रोल है, तुम करना चाहोगी. और उस समय मेरे पास काम ज़्यादा नहीं था. मैंने बोला सेंट्रल रोल मिल रहा है, ज़रूर करूँगी. तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट फिल्म थी. हम लोग शूटिंग पे जब जाते थे तो वो करण के बाइक पे जाते थे. और फिल्म में जो कैरेक्टर था उसकी कॉस्ट्यूम्स की शॉपिंग हमने एक साथ की थी, क्योंकि हमारे पास फिल्म क्रू नहीं था, फिल्म टीम नहीं थी. हम सब काम 4 लोग ही थे. 4 लोग ही थे. सारा काम हम लोग 4 लोगों में कर रहे थे. फिल्म बना सकते हो, ये मतलब करण बना सकता ये जो है. आपका कैमरा है, ऐसा ही कैमरा हमने यूज़ किया था. और मैं और मेरा एक सिनेमेटोग्राफर थे अभिनय गोपाल जी, जिन्होंने ये फिल्म भी शूट किया था. हम दोनों थे जो पूरा काम कर रहे थे कैमरा के पीछे, और कैमरा के सामने रसिका दुग्गल थे और आलेख संगल एक एक्टर थे उनके. तो इन दोनों ने सामने का एक्टिंग सब किया था.
और पर उसी के साथ हमने किया था, और वो अच्छी मतलब एंड में जाके हमने वो फेस्टिवल में भी हम लेके गए थे, हमने थिएट्रिकल रिलीज भी किया था और नेटफ्लिक्स पे भी थी, अमेज़न पे भी, तो अच्छा था। कई बार ऐसा भी हुआ था कि जब आलेख का शॉट चल रहा था तो मैं थर्मोकोल लेके खड़ी थी, जब मेरा शॉट चल रहा था आलेख थर्मोकोल लेके खड़ा था। बिल्कुल इंडी फिल्म में ये सारी एक्सपीरियंसेस हो जाती है, आप सब डिपार्टमेंट्स का काम सीख लेते हैं। इस फिल्म में भी ऐसा कुछ था? नहीं, इस फिल्म में हमारे पास 10 लोग थे, अपग्रेड हो गया हमारा सिचुएशन। हमारे पास पैसे थे, ये नहीं कि बहुत वो मतलब इतना कम, वो इतना बुरे दिन नहीं थे तब, मतलब वो बुरे दिन भी नहीं थे। हाँ एनीवे अच्छी ये बहुत अच्छी बात है, मतलब 4 लोग के साथ काम करना, फिर 10 लोग, अभी देखते हैं आगे कितने लोग के साथ काम करेंगे। अभी 4000 नहीं, मुझे लग रहा है ये सीधा कुछ बहुत बिग 1000 लोग बजट के साथ। बनाने वाला है करण इसके बाद। वो गेम ऑफ थ्रोन्स बनाते हैं। We are waiting. आप कितना बिलीव करते हैं फेरी टेल्स में? फेरी टेल्स में बिलीव तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं और बचपन से सुनते आए हैं, तो एक तरह से वो हमारे बचपन का हिस्सा भी है, तो फैसिनेटिंग है, इमेजिनेटिव है, और हाँ तो पसंद है, कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद है। नहीं, मैं वही कहूँगा, बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। और एक चीज़ है कि मतलब फेरी टेल्स के ज़रिए से, मतलब जो मैजिकल क्रीचर्स हैं या जो मतलब जो चीज़ें जो नॉर्मल दुनिया में नहीं होती हैं, उनके ज़रिए आप काफ़ी कुछ बोल सकते हो जो आप नॉर्मल कहानियों में नहीं बोल सकते हो। तो बहुत सारे जो हमारी माइथोलॉजी है, फेरी टेल्स हैं, ये इतने पॉपुलर भी है क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिलता है, या मतलब जो हमारी आम जिंदगी के बारे में, तो दैट्स क्वाइट समथिंग। और इस फिल्म भी यही करता है। हाँ, फैंटेसी के थ्रू आप रियलिटी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हो। मुझे तो फेरी टेल्स में मुझे ये बहुत पसंद आता है कि जब भी आप सोर्स देखो फेरी टेल्स के, जहाँ से वो शुरू हुए थे, वो हर बार एक्चुअली एक मेलंकोलिक, एक बुरी जगह से वो शुरू हुए, और वो शुरू हुए क्योंकि वो बुरी जगह को थोड़ा सा अच्छे बनाने की कोशिश करते थे। तो उसके जो बच्चे हैं, जो वो बड़े हो रहे हैं उसी जगह पे, उनको ये कहानियाँ सुना सुना के वो थोड़ा सा उसी सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा करना चाहते थे। जैसे एक सिंपल सा कहानी भी था, वो जो रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, दैट्स एक्चुअली इट्स मेंट टू बी सम बॉम्ब, a nuclear bomb, huh? Plague. It's a plague. Ringa Ringa Rose is plague. But it was made based on the Ghana that is there, na, that people sing around the thing, and we all fall down. They all die. Yeah, it's all dying. Yeah. That's the play part. Yeah, that's pretty cool. And it came ये from a थोड़ा very डार्क good हो part. गया है, हमारी फिल्म लाइट Yeah. ऐसा नहीं है. But that's what's fun about fairy tales. Yeah. लाइक ऐसे जो कंटेंट आते हैं ना, ये आप लोग के कंटेंट आपने जो हमको पहले दिए उससे बहुत अलग होते हैं। आपने कहा कि इसमें स्क्रिप्ट नहीं होती, आपको ऑन द स्पॉट जो बोला जाता है वो करना था, तो वो कितना टफ था, और आपको कैसा लगता है कि ऑडियंस से जुड़ेगी? मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली जुड़ेगी, क्योंकि उस इम्प्रोवाइजेशन से इतनी खूबसूरत डायलॉग निकल कर आई है कि, और बहुत ही फ्रेश डायलॉग है। मेरा मानना है कि डायलॉग राइटिंग बहुत मुश्किल काम है, और कई बार अच्छे डायलॉग लिखने की, जब लोग अच्छा डायलॉग लिखने जाते हैं तो उसको बहुत साफ और बहुत लॉजिकल बना देते हैं। इस फिल्म में बहुत, और जब हम लोग लाइफ में बात करते हैं तो काफ़ी रैंडमली और इलॉजिकली बात करते हैं। एक थॉट को शुरू करते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते, दूसरे थॉट पे चले जाते हैं, फिर एक थॉट पर वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सब जो इलॉजिकल चीज़ें हैं वो इस फिल्म के डायलॉग में मौजूद हैं, और ऑडियंस को ये डायलॉग बहुत ही फ्रेश और रिलेटेबल लगेगा। बिल्कुल, मतलब जो आपने पहले पूछा, आई एग्री कि मतलब ऑडियंस को ये, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स को लिख नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, कभी कभी 2 लोग साथ में बात कर रहे हैं वगैरह। जो आप पूछ रहे थे इससे पहले कि क्या ये टफ था, नहीं, एक तरह से बहुत आसान हो गया था एक्टर के लिए, क्योंकि ये मतलब जैसे करण ने हमें काफ़ी छूट दी कि आप, ये सीन है, ये सिचुएशन है, आप अपने कैरेक्टर में हो और आप ऐसे ही रिएक्ट करो जैसे आपका कैरेक्टर रिएक्ट करेगा। ये कुछ बोला नहीं कि आप इस पॉइंट पे जब मैं एक्शन बोलूँ यहाँ से, मतलब आप चलो और फिर इधर बैठ जाओ 3 सेकंड बाद, फिर इधर देखो, ये सब कुछ था ही नहीं। आपको जो करना है कर लो, वो कवर कर लेंगे। कैसे किया इन्होंने मुझे पता नहीं, लेकिन कैमरा डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, क्योंकि टेक्निकल टीम के लिए खास करके ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर पता ही नहीं कि एक्टर कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए लाइटिंग कैसे करो, उसमें फोकस कैसे ठीक पकड़ो। और ये भी नहीं कि अगर उन्होंने सीन में लिखा है कि ये होने वाला है सीन में, वैसे लिखते थे सीन के बारे में कि ये सीन में ये होगा, बस वही लिखते थे। बस ये नहीं कि मतलब ये 2 मिनट का सीन है तो 2 मिनट में ख़त्म करके दे दो।
या फिर ये 45 सेकंड का सीन है तो आप 45 मिनट में ये कर, क्योंकि फिर वो बहुत फोर्स लगेगा, वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो मतलब वो एक्शन बोलते थे, हमारे टेक्स बड़े लंबे थे, हम आराम से जैसे जो नेचुरल लगे उस तरीके से हम चलते गए। कुछ टेक्स तो 20-25 मिनट के भी थे। फिर बाद में मतलब एडिट करने का मतलब उसका हेडेक उनके ऊपर था। करण ने 2 साल एडिट किया ये फिल्म, हमें बहुत कोसा उसने एडिट टेबल पे। लेकिन इस पिक्चर का भी वही खेल ही उसका एडिट पे ही है, तो उसको आपको जितना आप टाइम लगा सकते हो एडिटिंग पे उतनी अच्छी पिक्चर बन जाती है। तो अगर आप नॉर्मल प्रोड्यूसिंग वाले एनवायरनमेंट पे बड़ी स्टूडियो में जाकर अगर ऐसी पिक्चर बनाओगे तो उनकी जैसे डेडलाइन की जो चीज़ें हैं, आप डेडलाइन के साथ बहुत मुश्किल से बनती है ऐसी पिक्चर, क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि जैसे अगर हमारे पास थे 3,500 मिनट का फुटेज, 3,500 मिनट का फुटेज को 100 मिनट में आपको लगाना है। अब आप जैसे कर सकते हो, आप जितना टाइम लगा सकते हो, आपको हर लाइन का हर रिएक्शन देखना पड़ेगा, कभी कभी रिएक्शन कहीं और से जोड़ के कहीं पे और डालना पड़ेगा, वो सब भी करना पड़ता है उसमें, तो टाइम लगता है इसके लिए। इनके लिए अच्छा है। हाँ, हम लोग का काम आसान हो गया, इसका और मुश्किल है। ये फिल्म पार्ट थी जियो मामे की, जी। ऑडियंस ने भी बहुत जी। प्यार किया। अब 1 मार्च में बिग स्क्रीन पे आ रही है, तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या नर्वस है इसके लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आए और बहुत लोगों को पसंद आए, और ऐसी पिक्चर भी बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलती है, स्पेशली थिएटर वाले एनवायरनमेंट में। तो मैं तो बहुत आई एम वेटिंग टू सी हाउ द रिएक्शन विल बी। जब भी कोई काम रिलीज़ होता है मुझे तो एक्साइटमेंट ही होती है, क्योंकि मेरा काम तो ख़त्म, अब इसके आगे तो मैं और कुछ कर नहीं सकती, ये मेरे कंट्रोल में है नहीं। तो आई थिंक आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। मुझे लगता है बहुत डिफरेंट फिल्म है, तो लेकिन ह्यूमरस है और बहुत सारी सीरियस चीज़ें बहुत ह्यूमरस तरीके से कह जाती है, तो आई थिंक द ऑडियंसेस विल रियली लाइक इट। ये हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म पहले बनी थी, फिर लॉकडाउन हुआ, करण को काफ़ी टाइम लग गया एडिट करने में। लेकिन जब भी मैं इस फिल्म के बारे में किसी से बात करता हूँ, तो क्योंकि ये अजीब मतलब ये इम्प्रोवाइजेशन तरीका है हमारा, तो बहुत लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि ये फिल्म देखने के लिए। अब हर बार पूछते हैं मुझसे कि कब रिलीज़ होगी ये फिल्म। ये फिल्म काफ़ी फेस्टिवल्स पे मतलब गई, सिडनी, शिकागो, मामी वगैरह। तो हर बार जब हम पोस्ट करते थे, फिर भी लोग मैसेज करते थे कि कब देख सकते हैं, थिएटर में कब आ रही है। तो काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली अब लोग देख पाएंगे इस फिल्म को। लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत टाइम से लोग मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का वेट कर रहे हैं, तो कुछ अपडेट्स हैं? मिर्ज़ापुर सीज़न 3 बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, मुझे डेट नहीं पता, लेकिन थैंक यू टू ऑल द फैंस कि वो इतनी देर से वेट कर रहे हैं और इतनी लॉयली हमें फॉलो कर रहे हैं, और हर बार यही सवाल पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर दिस फिल्म? Please watch Fairy Folk on 1st of March in the theatres. Exactly the same thing. Please watch Fairy Folk. Yeah. बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी पिक्चर आपने कभी देखी नहीं और आप बहुत हंसेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। Thank thank you. you, Eknath. Thank you.